हे गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में सीटेट 2020 के लिए पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र की पैडागोगी का हम पार्ट 8 देखेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 7 करा चुकी हूँ और साथ ही मैं एनसीईआरटी के ईवीएस के जो नोट्स होते हैं यानी फैक्ट्स जो 15 क्वेश्चन आपके आते हैं सीटेट में ईवीएस सेक्शन में, वो मैं सबको करवा चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं दिखा है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके वहाँ से देख लीजिए। साथ ही आपने टेस्ट भी स्टार्ट हुई, जिसमें से मैंने कल के दिन आपको एक टेस्ट दिया था और अगर वो भी आपने अटैम्प्ट नहीं करा तो वहाँ जगह से अटैम्प्ट करके अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु यानी मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण निम्नलिखित दिए। अब आप इन गांव के जो लक्षण है या पढ़िए और समझिए कि किस मकान के यानी किस गांव की बात करिए, वो गांव किस राज्य में हो सकता है। ऑप्शन है यानी हमारे से पॉइंट्स हैं कि मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं, मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, मकानों की छतें ढालू होती हैं। ठीक है, आपने आप समझिए कौन सा है। अगर आपने मेरे नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आप बिल्कुल आइडिया लगा लेंगे कि हम किस घर की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है आपके, और इस साथ ये भी दिया है कि यदि इस गाँव में भारी वर्षा होती है तो यह गाँव किस राज्य में होना चाहिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या आसाम। आप अच्छे समझ गए होंगे कि हमारा आंसर यहाँ पर आसाम होगा कि आसाम में बांस के घर बनाए जाते हैं। बहुत दलदली इलाका होता है, बहुत बारिश भी होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुडुख भाषा जो है कहाँ की है, तो ये मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या मिजोरम। आपको याद ही होगा, नोट्स में पढ़ाया था झारखंड यानी कुडुख जो भाषा है झारखंड की, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। आपको पता है कि जो पर्यावरण के टोटल 6 विषय वस्तु हैं, यानी हमारे जो पूरा पर्यावरण अध्ययन है ये सिर्फ 6 टॉपिक्स पर बेस्ड है। अब आपको ये 6 टॉपिक्स कौन कौन से बताए थे, भोजन, जल, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और आवास, ये सारी चीज़ 6 करके टॉपिक थे। इसमें से वायु नहीं था। ठीक है, तो अब आपको क्या मिला, सौरमंडल तो आपने नहीं पढ़ा ना, मैंने आपको जो 3 क्लास 3rd 4th और 5th के नोट्स प्रोवाइड कराए थे। सौरमंडल आपको मैंने पढ़ाया नहीं, मौसम आपको नहीं पढ़ाया, क्या ऊर्जा पढ़ाया नहीं ना। आपको या तो भोजन बताया, अलग अलग जगहों के भोजन, जैसे लिंग हु फेन, ये कहाँ की डिश है, ये डिश है हांगकांग की। जो केरल में क्या खाते हैं, टेपियोका खाते हैं, करी, ये सारी चीज़ें भोजन हमने पढ़ा ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 4 भोजन हो जाएगा। और ये थीम वाला क्वेश्चन आप रट लीजिए कि जो 6 थीम है इसको ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त। अब बात है ये जो हमने विषय वस्तु यानी थीम है, ये जो हमें सब्जेक्ट से टॉपिक्स हैं, तो हमें ये ऐसे इसको अपनाने का हमारे पीछे क्या उद्देश्य था, यानी हम ये जो अपनाते हैं तो इससे हमारा क्या सहायता मिलती है। ऑप्शन है आपके, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है, हमें यहाँ पे सबसे बेस्ट ढूंढना है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। देखिए पहला भी सही है अपनी जगह पे, दूसरा भी सही है। अगला नेक्स्ट देखिए, ये विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। और 4th है, यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। देखिए अगर आपका बेस्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन हम यहाँ पर 3rd होगा। ऐसा इसलिए कि जो हमारा थीम आधारित बनाने का हमारा उद्देश्य ये था कि जो हमारा पाठ्य विषय है इसकी सीमाओं को हम निर्धारित कर सके। एक सीमा, और ऐसे सीमा नहीं कि हमने बोल दिया कि हम इतने अब इधर तक ही पढ़ाया जाएगा, इसके बारे हम किसी टॉपिक से उनको नहीं जोड़ सकते, ऐसा नहीं है। और साथ ही हमारा उद्देश्य, क्योंकि हमने पढ़ा है ना सारी चीज़ें जो ईवीएस में पढ़ी हैं, उसमें हमारा सामाजिक विज्ञान भी आता है, विज्ञान भी आता है, भूगोल भी आता है, साइंस भी आती है। तो हमने सबको समग्र रूप में पढ़ाया, बच्चों को संपूर्णता का ज्ञान कराया, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं बांटे। तो मेन उद्देश्य हमारा यही था ईवीएस के इस तरह से पढ़ाने का, ताकि हम बच्चों को संपूर्णता में ज्ञान दे सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3rd सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं।
पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? देखिए, अगर आपने ईवीएस की बुक्स पढ़ी होंगी, देखिए मैंने तो पढ़ी, आपके लिए नोट्स भी बनाए हैं। तो अगर ईवीएस की जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें आपके हर चीज़ को समझाने के लिए कहानी लेके चला गया। इन बच्चों को बताया गया कि ये लड़की है, ये लड़की केरल से इधर जा रही है, गोवा जा रही है, तो रास्ते में ये चीज़ें पड़ी, इतनी दूरी थी, ये सब चीज़ें थी, यहाँ के ये लोग खाते थे, वहाँ पे लोग इडली डोसा खाते थे। ये सब कहानी को लेके चले हैं। तो हमें ये उद्देश्य क्यों, मतलब हम कहानियाँ क्यों चुनते हैं बच्चों के लिए? तो ऑप्शंस हैं, कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं, सही बात है। हम कहानी के माध्यम से हमने बच्चों को भोजन के बारे में बताया, जगहों के बारे में बताया, सारी चीज़ों का ज्ञान कराया, तो ये भी सही है। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। देखिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि कहानी सुनाने से बच्चे मैनेज रहते हैं, मतलब बच्चे शोर नहीं मचाते, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ही सही लग रहा है। अगले और भी देख लेते हैं। कहानी पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है, सही बात है। पर्यावरण अध्ययन को हम चीज़ें सिखाने के लिए तो हमने कहानियाँ का सहारा लिया था। और नेक्स्ट है कि कहानी में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते, सही बात है। जैसे जब कहानी सुनाते हैं बच्चे भी अपनी कहानी बताने लगते हैं कि हाँ मैम, मैं भी जब इधर गया था तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी, वहाँ के ये लोग ये खाते हैं, तो सब अपने अपने अनुभव बताते हैं। साथ ही जो टीचर है वो भी बताता है कि बच्चे जब मैं इधर गया था तो मैंने ये चीज़ देखी थी, तो इस सब चीज़ें। तो यहाँ पर ऑप्शन आप सबसे कम क्या है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सेकंड की कहानी कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषा व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को प्रश्न करने खोजने का मौका मिलना चाहिए, या बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, खोजने और प्रश्न करने की बात आ जाए, ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। बच्चे प्रश्न करें, ये अच्छा संकेत है हमारा। बच्चे खोजने का मौका, उनको अभिव्यक्त करने का, खोजबीन करने का मौका दे रहे हैं, ये अच्छी चीज़। जब मैंने फर्स्ट वीडियो आपको पढ़ाया था तभी आपको ये बात बताई थी कि ये की पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर कहीं पर आपको खोजने को, बच्चों को कुछ आविष्कार खोजने की बात करता है, बच्चे की अपनी भाषा को व्यक्त करने की बात करता है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासा उत्पन्न हो, प्रोत्साहन मिले, वो प्रश्न करे, ज़्यादा ज़्यादा लोग टीचर से क्वेश्चन पूछें, तो वो अच्छी चीज़ें हैं। तो आप बोलना चाहिए कि पर्यावरण में ये सारी क्या क्या चीज़ों को शामिल करना चाहिए और क्या नहीं। अब देखिए, बोला जा रहा है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को रटाना नहीं, हमें उसके हतोत्साहित करना, उत्साहित नहीं करना कि आप बच्चे को रटाना नहीं है। बी भी सही है। ए ऑप्शन के परिभाषा व्याख्यान, ये पहले बोल चुके हैं कि बच्चों की जो बुक्स है उनमें परिभाषा व्याख्यान नहीं देने, हमें सिंपल से कहानियों के माध्यम से उन्हें सिखाना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, और फिर इसके सी में है कि खोजने का मौका मिलना चाहिए, ये भी सही है। तो तीन ऑप्शन हमारे सही है कि तीनों को हमें दूर रखना चाहिए। डी दिया गया कि बच्चों केवल लिखे जानकर, ऐसा नहीं है। बच्चों को लिख के बस देने से बच्चे नहीं सीख जाएंगे, हमें उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन से आपके क्या क्या सही हो जाते हैं? ए बी सी, यानी ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसे टिप्पणियाँ बच्चों के सीखने के बारे में समझ प्रदान करती है, सही बात। बोला जाता है ना कि क्वेश्चन आप करा दीजिए और फिर हम होना चाहिए कि अब ये देखिए ठीक है। देखिए, हम ऐसा नहीं, किसी को नहीं बोल सकते कि बेटा आपका बेकार आपका अच्छा, हम यहाँ पे बोलते हैं ठीक है, अच्छा और ये बहुत अच्छा है। इससे बच्चे क्या मतलब डिमोटिवेट भी नहीं होते और अब अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं। तो सेकंड भी सही है, हमें कम इफेक्ट ढूंढना है। फर्स्ट भी सही था हमारा। थर्ड है कि बच्चों की पोर्टफोलियो क्या होता है? एक पूरा विवरण बना दिया जाता है जिसमें बच्चों के कितने मार्क्स आए किस एग्ज़ाम में और क्या क्या उनकी खूबियाँ हैं। बच्चा अगर कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है तो उसमें उसने कितना स्कोर किया, उसका क्या प्रदर्शन है, ये सारी चीज़ें उसमें रखते हैं। उसके अच्छा बुराई दोनों चीज़ें कि किस में वो फेल हुआ, किस में वो पास हुआ, सारी चीज़ें। तो बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उन सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए, सही बात है। तो यहाँ पर फोर्थ में है कि बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण नहीं, फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को अपने निजी विवरण के बच्चे बोले कि वो किस धर्म से है, वो अपने उसके माता घर में क्या होता है, अपना निजी विवरण देने की जरूरत नहीं है। क्या व्यक्तिगत पृष्ठपोषण, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर सबसे कम जो है ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए।
क्या आप अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं? तो अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। अब ऐसा बच्चों को बोला गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया, मतलब ऐसा करने का टीचर के क्या उद्देश्य है? परिकल्पना या प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार, अवलोकन व रिकॉर्डिंग या वर्गीकरण चर्चा। देखिए, वर्गीकरण का मतलब वर्गीकरण जब भी कोई चीज़ 3-4 चीज़ों में हमें चुनना हो, उन्हें बड़ा छोटा तय करना हो, हाँ वर्गीकरण होता है। चर्चा मतलब बातचीत चल रही है तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं रहा, न्याय की बात नहीं हो रही है, बोला जाए अच्छा बताओ ये ऐसे ऐसे कंडीशन, अब आप बताओ क्या ये सही है क्या गलत है, यहाँ ये भी नहीं हो रहा। परिकल्पना मतलब सोचना, किसी बार प्रयोग करने, यहाँ कुछ प्रयोग भी नहीं बोला गया, तो सीधे बच्चों को बोला गया है कि आप आसपास अपने जो जानवर देखे उनके बच्चों के नाम, छोटे छोटे बच्चे हैं लिखने में बात है। तो यहाँ पे अवलोकन सही होगा ऑप्शन, यानी ऑप्शन 3 की अवलोकन मतलब बच्चे अपने आसपास चीज़ों को देखेंगे, फिर देखने के बाद उस चीज़ को अपने कॉपी में रिकॉर्ड कर लेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन का अंतर विषय प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है? सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु पद्धति के प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु पद्धति, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु पद्धति के प्रयोग, या विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु पद्धति के प्रयोग। मैं आपको 8-10 बार इस चीज़ को रिपीट कर चुकी हूँ कि पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा और साथ ही कई तरह के प्रयोग, इस सब का समावेश है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5th A के शिक्षक एक सवाल देते हैं कि पेड़ों के 5 लाभ बताइए, और कक्षा जो 5th B के हैं वो शिक्षक सवाल देते हैं कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो, ठीक है। देखिए, इसका क्वेश्चन आप समझने के पहले आपको एक 4 चीज़ें समझनी है कि मुक्त अंत वाला प्रश्न क्या होता है, बंध अंत वाला प्रश्न क्या होता है, अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है। देखिए, मेरे पेपर अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रही हूँ तो मेरा ये नहीं है आपको क्वेश्चन बता दिया उसका आंसर बता दिया, आपको हर एक लाइन को मैंने एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों हो। इसलिए देखो, कोई भी ऐसी बुक नहीं बनी है आपके सीटेट के लिए कि आप कोई बुक मार्केट से ले आए और आप इसे पढ़ लेंगे और कह देंगे हाँ इससे आप पास हो जाएंगे, आपके से अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। देखिए, पास तो आप तुक्के लगा के भी हो जाएंगे, लेकिन आपको पास नहीं, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं एग्ज़ाम में। तो बात ये है कि इसलिए आपको सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखिए, उनको आप अवलोकन करिए, उस चीज़ को समझिए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और साथ ही जो उनके तरीके उसका आंसर क्या होगा। कि जब नेक्स्ट बार आपके क्वेश्चन आपको जो एग्ज़ाम मिलेंगे ना, उन्हीं के आसपास क्वेश्चन मिलते हैं, कुछ अलग से क्वेश्चन बाहर से नहीं आते हैं। तो अब आपको समझना है कि मुक्त अंत वाला या बंध अंत वाला क्या होता है, अभिसारी अपसारी। ये जो 4 क्वेश्चंस है ना, ये आपके मैथ्स के लिए भी है, मैथ्स में भी ये बहुत बार आता है, मुक्त अंत वाला कौन सा है, बंध अंत वाला कौन सा है। अब यहीं से आप समझ लीजिए, मुक्त अंत वाला मतलब होता है मुक्त अंत, यानी जिसका अंत से मुक्त हो वो, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसका कोई अंत ना हो। कहने का मतलब जैसे आपसे बोला जाए कि पेड़ों से होने वाले, बच्चों से बोला जाए कि पेड़ों से होने वाले लाभ बताइए। देखिए, पेड़ों से बहुत सारे लाभ हैं, कोई आपको गिनती है कि आप बोले नहीं 10 ही लाभ हैं, सबके अपने लाभ। कोई कहेगा हम जड़ी बूटियाँ मिलती, कोई बोलेगा फल मिलते हैं, कोई बोलेगा छाया मिलती है, लकड़ी मिलती है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है। बंध अंत वाला प्रश्न का मतलब है, अब बोला जाए कि ऐसे कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर 15 प्राप्त होता है। अब आप बोलेंगे हाँ देखिए, बंध अंत वाला तो है। अगर आपसे ये बोला जाए, देखिए कि कोई निश्चित क्या बोला जाए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू एक ही ऑप्शन है, और उसके अन्य ऑप्शन तो है नहीं। तो ये हमारा बंद अंत वाला, यानी जिसका एक निश्चित आंसर हो वो बंद अंत वाला। अब अपसारी का मतलब क्या होता है? अपसारी का मतलब होता है एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें सोचने के बहुत अवसर मिले। जैसे यहीं पे क्वेश्चन था कि अगर धरती पर पेड़ ना हो तो सब बच्चे अलग अलग सोचें। कोई सोचे धरती पर अगर पेड़ ना हो तो हमें छाया कैसे मिलेगी, धरती पर पेड़ ना हो तो हमारा जल चक्र नहीं होगा, यानी बारिश नहीं होगी, धरती पर यार पेड़ ना हो तो यार हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। मतलब बच्चे सोच रहे हैं, तो ये अपसारी है। और अपसारी जिसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, जैसे जवाहरलाल नेहरू वाला था। अब इसमें क्या, इसमें कुछ सोचने बहुत, देखिए सोचने की जरूरत तो थी, लेकिन निश्चित आंसर है, अगर किसी को पता है वो टिक कर लेगा। आप समझ गए मुक्त अंत वाला क्या होता है, बंद अंत वाला क्या होता है। तो यहाँ पर अब आप समझिए पेड़ों की 5 लाभ बताइए, क्वेश्चन ये है। और ये क्वेश्चन है क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए हैं, आप ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। तो मैं आपको आप पहले अपने मन से सोच लीजिए क्या होना चाहिए।
आपने अपना आंसर देख लिया होगा। यहाँ पर आपका सही आंसर होता है ऑप्शन 1, यानी ए जो है मुक्त अंत वाला है। सही बात है, पेड़ के 5 लाभ है तो सबके अपने अपने 5 लाभ होंगे, तो ये मुक्त अंत का कोई अंत नहीं है। अभिसारी निश्चित है, क्यों? क्योंकि केवल 5 पूछे गए हैं, इसलिए अभिसारी। और बंद अंत वाला है बी, यानी कि बोला गया कि जो हमारा है कि क्या होगा धरती पर पेड़ ना हो, तो कि इसका एक सिंपल आंसर ये होता है कि अगर पेड़ ना होगा तो जल चक्र नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर ये बंद अंत वाला और अभिसारी, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा सोचेंगे। ठीक है, तो सर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि देखिए यहाँ पे तो अनकम्प्लीट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये होगा कि जो 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 जो आपको लाइन्स दी गई हैं, इनमें से क्या उपयुक्त नहीं है हमें कक्षाओं में आयोजित कराने में। पहला चीज़ है कि मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, ये बात सही है। देखिए मौखिक परीक्षाएं इसलिए करवाई जाती हैं क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे देखो क्लास में तो कुछ बच्चे दृष्टिबाधित भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे में हो सकता है देखने में उतने ज़्यादा सक्षम ना हो, तो मौखिक परीक्षाएँ करवाई जाती हैं, तो ये भी सही होगा। फिर इसके बाद बच्चे लिखने में, इसलिए पहला तो सही है। ड्राइंग, क्योंकि वो बच्चे आनंद बहुत महसूस करते हैं, आनंद के लिए बच्चों को रुचिपूर्ण लगे, इसलिए ड्राइंग भी कराना उचित रहता है। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, देखिए शिक्षक जो अवलोकन भी करता है, ऐसा नहीं शिक्षक पढ़ाता है और कुछ नहीं है, अवलोकन भी करना उसका ज़रूरी होता है। नहीं बच्चों को देखता रहे कि बच्चे चीज़ों को पढ़ रहे हैं या नहीं, चाहिए उसको जो पढ़ा रहा है वो बच्चे उसको समझ पा रहे हैं या नहीं, प्लस रिकॉर्डिंग करना है कि कौन सा बच्चा कमज़ोर जा रहा है, कौन सा बच्चा नहीं जा रहा है, इन सब चीज़ का लेखा जोखा रखना ज़रूरी होता है। फिर ये ऑप्शन किसी को ना रोके नीति, ना रोके नीति का मतलब है बच्चे कुछ भी सीखना चाह रहे हैं, आप पूछा उससे बार बार टोक रहे हैं, आप उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें बोला गया है कि किसी को ना रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको ना रोके नीति का आकलन की आवश्यकता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या नहीं होगा सही, ऑप्शन आपका डी सही नहीं होगा। तो इससे हमारे जो आज के क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका सीटी एग्ज़ाम मे भी 5 जुलाई को हो जाए, लेकिन पोस्टपोन हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा बीएड का एग्ज़ाम भी कुछ दिन पहले होना था, जस्ट 1 हफ्ते पहले उसको पोस्टपोन किया गया, तो अब कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। आप जो भी बुक्स हैं जो अवेलेबल हैं, आपको इन्हें बहुत सारी बुक्स लेने जानी है, नहीं भी मिली जो भी आपके पास आप उसे पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए बार बार। मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए करवा ही रही हूँ, उन क्वेश्चंस को बार बार देखिए और रिविज़न करते रहिए। और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में है, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।